हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 5 अगस्त 2020 और द हिंदू में आज हम लोग टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है रीकिंडल कश्मीर्स लॉस्ट रियल कनेक्ट। तो इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि 370 की वजह से आज क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस या फिर क्या रेथोरिक हो रहा है। हम इस आर्टिकल में ये देखेंगे कि पिछले पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके आज तक ऐसे कितने सारे पर्सनैलिटीज़ रहे हैं जो कि इंडिया और कश्मीर की जो यूनिटी है उसको ज़्यादा प्रेफ़र किए हैं और वहाँ पे उनका अपना योगदान अलग है जिसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इससे रिलेटेड जैसे हम लोग अब नया कल से शुरू किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं और टॉपिक्स बताते हैं। उसके अलावा चूँकि ये आर्टिकल में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन जो है वो मैं इसमें ऐड किया हूँ जो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड आर्टिकल है हमारा लैंग्वेज एट यूनिटी। देखिए एनईपी 2020 जो आया है उसके प्रति उसमें 3 लैंग्वेजेस की जो बात की गई है। इसमें हमने पहले दिन भी डिस्कस किया था कि साउथ के जो लीडर्स हैं वो पिछली बार भी जब ड्राफ्ट आया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पुरजोर इसके विरोध किए थे कि हिंदी को थोपा ना जाए हमारे ऊपर और हमारे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको भी उतना ही महत्व दिया जाए। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल के अंदर वही जनरल पॉइंट्स हैं लेकिन 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा नया पॉइंट जैसा लगा तो जिस वजह से हम इसको आज डिस्कस करेंगे। थर्ड एक आर्टिकल देखिए आज एडिटोरियल आ रखा है राम मंदिर के ऊपर में द हिंदू में, लेकिन उसमें बहुत सारे कम्युनल पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग उतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है आर्म ट्विस्टिंग करके कुछ लिख पाओ, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसके अंदर में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं जो कि हम लोग को इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रोटेक्ट। तो ये जो एक्ट था वो 1990 में आया था और वो आया था तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं, मस्जिद है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, उन सब के ऊपर लागू था। बस राम मंदिर के ऊपर नहीं था, जबकि ये जो कॉन्सिक्वेंस था इस आर्टिकल के आने का वो राम मंदिर के वजह से ही था। अक्टूबर में ये चीज़ आया था आपका। तो ये वजह से आप देखिए कि क्यों नहीं था राम मंदिर के ऊपर में और आज इसकी इलाहाबाद वर्डिक्ट में, अयोध्या वर्डिक्ट में, ये सब में इसकी ज़िक्र होती है, इस वाले एक्ट की ज़िक्र होती है। तो क्या है ये एक्ट? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट आर्टिकल एथिक्स से रिलेटेड है जीएस पेपर 4 के लिए, जिसमें महात्मा गांधी से आपको पता होगा कि मौन व्रत रखते थे वो और उनका मौन साइलेंस एंड गांधी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा है हमारे पास्ट में। तो उसी में मीनिंग ऑफ मौना जो है वो इस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ऐप के अंदर जाके सर्च बार में द हिंदू 365 बिना स्पेस के टाइप कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि उनको gkmonk.com का नोटिफिकेशन सजेस्ट होगा और फाइल सेक्शन में जाकर के जितने भी हम आर्टिकल यहाँ डिस्कस करते हैं उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा रिकिंडल कश्मीर लॉस्ट एंड रियल कनेक्ट। जीएस टॉपिक GS1 के लिए आपको ये रिलेटेड हो सकता है और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है डांस, म्यूजिक, थिएटर वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो देखिए पहले 2012 तक ऐसा देखा गया है, 2000 इनफैक्ट 2008-9 तक भी हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जिसमें पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होती थी। जिसके अंदर क्या होता था कि ये एक क्वेश्चन रहेगा आपका 20 मार्क्स का, जिसके अंदर हर एक टॉपिक जो है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी टॉपिक रहे उसमें 2-2 मार्क्स का या फिर 4-4 मार्क्स का आपको आंसर लिखना होता था पर एक हर एक ये पर्सनालिटी के ऊपर में। तो अब जब 2012 से जब ये सिलेबस चेंज हो गया हमारा और जो स्टाइल जो वो चेंज हो गया है तो अब ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन आने लग गया है जो 200 मार्क्स में 200 वर्ड्स में जो आपको लिखना होता है और इसके मार्क्स जो होते हैं वो 12 से 15 के बीच में रहते हैं। तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी के ऊपर में भी आया था ये पहले एक बार। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल कश्मीरी एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर्स पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आज। आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। @gkmonk ऑफिशियल के अंदर आपको जा करके इसको आंसर आपका भेजना है। तो इस आर्टिकल में जैसे कि पर्सनालिटीज़ के ऊपर बताया गया है कैसे पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इंडिया के आज तक इंटीग्रिटी और यूनिटी के ऊपर काम करते आए हैं। हम लोग नहीं भूल सकते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर जो कि कश्मीरी के एक चराहवा जो थे वहाँ कश्मीरी गुर्जर जो था उसके वजह से ये चीज़ हम लोग का पॉसिबल हो पाया, नहीं तो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो हम लोग जीत नहीं पाते। क्या हुआ क्या था कि जैसे वो अपना भेड़-बकरी चराने गया था तो वहाँ पे उसने देखा कश्मीरी इन्फिल्ट्रेशन हो रहे थे तो वो जाकर के फिर वहाँ सामने जो बेस है पूँछ
पूंछ के पास में जो इन्फिल्ट्री ब्रिगेड था वहाँ पे जाकर के उसने इत्तला करवाया और फिर उसके बाद इंडिया ने अपने एक्शंस को थोड़े से बढ़ाए और वहाँ पे फिर उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर को फेल करके साबित कराया। उसके बाद हम लोग दीन एंड मोहम्मद के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं कि जैसे दीन एंड मोहम्मद जो है अपने हिस्टोरियन रह चुके हैं जो कि कश्मीर और इंडिया के आइडिया, कश्मीर इन इंडिया के आइडिया, इस तरह के आइडियाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। ऑफेंट उनको अपनी जान के ऊपर भी उनकी बात आ गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो इस रैथोड़ी को कभी कम नहीं होने दिए और उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किए, तो उनको भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इसके अलावा बारामुल्ला में मकबूल शेरवानी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है 1947 में, उसको भी हम लोग नहीं भूल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे कश्मीर जो था वो डिसाइड नहीं कर पाया था लास्ट टाइम तक कि वो उसको किस साइड जाना है। तो बहुत सारे जो इन्वेडर्स हैं वो पाकिस्तान से कश्मीर श्रीनगर की तरफ आ रहे थे ताकि वो जो मेन वहाँ के जो राजा हैं उनको वहाँ पे तख्ता पलट कर करके और उस स्टेट को कश्मीर के अंदर इन मतलब इंक्लूड कर लें। उनका ऐसा कहना था कि वो चूँकि कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहाल स्टेट है, ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम हैं, तो जिस वजह से वो पाकिस्तान का ग्रुप होना चाहिए। लेकिन जो ट्राइबल लोग आ रहे थे तो रास्ते में जितने भी गांव शहर आते जा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल बारामुल्ला में वो लोग लास्ट थे, तो उसके बाद जो इंडियन आर्मी आकर उनको कन्फ्रंट करके भगाई वहाँ से, तो वहाँ तक वो लोग जब जब तक वहाँ तक पहुँचे थे रास्ते में जितने भी शहर गांव आते जा रहे थे वहाँ पे लूट मार डकैती रेप बहुत कुछ वो लोग बहुत तबाही मचा रहे थे। तो जब आपके ही कम्युनिटी के लोग हैं और आप उनको अपने अंदर सम्मिलित करना चाह रहे हो, तो आप इस तरह की बर्बरता कैसे कर सकते हो? सोच भी आप कैसे सकते हो? जो आपकी आपसे ही रिलेटेड आपके जात भाई और ऐसे लोग हैं वहाँ पे। ये आप बहुत सारे वाइट बीबीसी के भी आर्टिकल्स में पढ़ सकते हो, विकिपीडिया में भी लिखा है, सब जगह ये चीज़ अवेलेबल है, आप कहीं भी ये चीज़ पढ़ सकते हो। तो उस टाइम पे ये जो एनफोर्समेंट वाले जो इन्वेडर्स जो आ रहे थे, ट्राइबल इन्वेडर्स, तो वहाँ पे उनको आगे श्रीनगर तक का रास्ता दिखाने के लिए मकबूल शेरवानी को उन्होंने अलॉट किया, उनसे वो पूछा। तो मकबूल शेरवानी उनके साथ घूमता रहा बहुत देर तक और उनको इधर से उधर रास्ता भटकाता रहा, ताकि कुछ टाइम जो है उनको मिल जाए, ताकि इंडियन आर्मी वहाँ पर आके अप्रोच कर पाए और उनको श्रीनगर से पहले रोक दिया जा सके। तो वो बाद में जो है कि उनको पता चल गया वहाँ के जो ट्राइबल्स थे कि ये हमें बहला-फुसला कर हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो बाद में उनको मार दिया गया वहाँ पर उनके द्वारा टॉर्चर कर कर के। लेकिन वो मरने से पहले उन्होंने मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद कह कर के वो अपनी जान गँवाए थे। तो उसका मतलब ये होता है कि विक्ट्री ऑफ यूनिटी ऑफ सिख, हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो महात्मा गांधी ने भी इनके बारे में इनका जो शहादत गया था उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी प्राउड मूवमेंट है हिंदू सिख और मुस्लिम के लिए, किसी के लिए भी किसी भी कौम के लोगों के लिए ये। फिर उसके बाद और आगे सिरवानी की तरह दूसरे भी एक कुछ लेजेंड्स थे जो कि अपना टाइम टू टाइम छोटा ही सही लेकिन अपना जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी हिम्मत से सबके सामने रखते रखते आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी मिस महमूदा अली शाह। तो उनके कॉलेज में ऐसा देखा गया था कि कुछ माइनर रिबेलियंस थे जो कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो वो उस टाइम पे वहाँ आई नीचे और वो नीचे आकर के उस लड़की को कॉन्फ्रंट की, उनको धमकाई और उनको डराई। जैसे टीचर्स जो हैं वो उनको अपने बच्चों को डाँटते हैं वैसे वो उनको डाँटी, उनको भरे सरेआम उतने रिबेलियन के नेता में से एक को स्लैप लगाया। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए हो सकता है कि उस समय हानिकारक हो सकता था बिकॉज़ काफ़ी एक बड़ा फ़ौज जैसा हुजूम था जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर भी कर रहा था, कि उनके लाइफ़ के लिए उनको थ्रेटन भी कर रहा था कुछ लोग। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपना इंडिया के सपोर्ट में वहाँ पे अपना आइडियोलॉजी को सशक्त की दिखाई सबके सामने। उसके अलावा कोल्ड वॉर के टाइम पे 1955 के टाइम पे जम्मू कश्मीर लेके जाया गया था फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन निकिता सेर्गेविच और प्रीमियर निकोलाई बुल्गैनिन को, जो उस समय इंडिया विजिट किए थे। बिकॉज़ उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया यूएसए के काफ़ी करीब था और उनका ऐसा कहना था कि
इंडिया जम्मू एंड कश्मीर पे प्रॉब्लम कर रहा है, ज़बरदस्ती उनको हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर में रेफरेंडम होना चाहिए और भी उसमें कुछ-कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग किया जाए। तो उस टाइम पे जब यूएन में ये सब बातें चलने वाली थी, तो ये रशिया ही जो है वो वीटो मार करके और इस चीज़ हमें बचाया था। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ था जब वो यहाँ विज़िट किए थे ये फर्स्ट सेक्रेटरी। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनको कश्मीर विज़िट पे लेके गए थे और वहाँ पे दीनानाथ यदीम का एक ओपेरा आया था, बॉम्बूर टा यम्बड़ल। तो ये ओपेरा जो था उसमें क्लैश ऑफ इम्पीरियलिज्म और सोशलिज्म के ऊपर में और उसके क्या कौन-कौन विक्टिम होते हैं, उसके ऊपर ये पूरा ओपेरा था। तो काफ़ी बढ़िया ओपेरा था जिससे जो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रीमियर आए थे वहाँ से और जो फर्स्ट सेक्रेटरी आए थे वो काफ़ी ज़्यादा टच हुए थे और इससे कहीं न कहीं इंस्पायर होकर के वो जाके इंडिया का जो एक एक मत है और वो वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने वीटो मार करके दिखाया था और कहीं न कहीं उनको इंडिया के लिए एक रिस्पेक्ट जो है उनके मन में कि ये काफ़ी सही सोचता है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे साथ हो सकता है, हमारा लॉन्ग टर्म इसके साथ फ्यूचर हो सकता है। तो ये उनके लिए एक एक्ट किया था क्योंकि वो ओपेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस माना जाता है और काफ़ी टचिंग भी माना जाता है। तो इनके अगर आप काम देखोगे जैसे दीनानाथ नदीम का तो इनका और भी बहुत सारा काम है 20th सेंचुरी में। ये प्रोमिनेंट कश्मीरी पोएट माने जाते हैं। इन्होंने ये जो है कि वो मार्च अ, 1916 में श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने कश्मीरी पोएट्री के ऊपर ज़्यादा काम किया। लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारे ओपेराज़ भी लिखे हैं और कश्मीरी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में इनकी पोएट्री बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। इसके अलावा जो ओपेराज़ वो लिखना शुरू किए, तो आगे चल कर के वो फर्स्ट कश्मीरी ओपेरा भी लिखे, जिसका नाम था बाबुरता यंसम्बाल, यही वाला सेम जो इनको दिखाया गया था, वो सेम वो कश्मीरी ओपेरा भी उसको बाद में बनाया गया। ये फर्स्ट कश्मीरी ओपेरा था और इसके अलावा कुछ ऐसे वित्तास्त्रा जो झेलम रिवर के ऊपर है, सफ़रता, शहज़ार तो ये इस तरह के कुछ-कुछ ओपेरा जो हैं यहाँ नेम्स आप याद कर सकते हो। ये सब वो अपने टाइम में वो वहाँ पे बनाते रहे और उनको काफ़ी ज़्यादा अपलॉड पूरे नेशन से नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड उनको मिलता रहा। लास्ट में उनकी जो मृत्यु है वो 1988 में हो गई। तो इनके ही जैसे एक और वहाँ के आर्टिस्ट थे जो कि संतोष आर्ट में के लिए फ़ेमस थे। देखिए, उनका नाम पूरा था गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल उनका खुद का नाम था, संतोष जो था उनकी वाइफ़ का नाम था। संतोष जो है वो उनकी वाइफ़ कश्मीरी पंडित थी और उनसे उन्होंने शादी किया था तो उनके सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा दुत्कारा गया था और शायद उनके खिलाफ फ़तवा-वतवा भी निकाला गया था कि वो कैसे हिंदू के साथ शादी कर सकते हैं, जबकि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने उसके खिलाफ ये करा कि अपनी वाइफ़ का जो नाम है, वो अपने नाम के साथ लगा कर के और उसके बाद वो सब जगह अपने आर्ट को दिखाना शुरू कर दिए। पहले वो नाम नहीं लगाते थे, तो वो देखिए कि इस तरह का वो आर्ट बनाते हैं, यही है संतोष आर्ट और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। इसको कहते हैं तांत्रिक आर्ट और ये कश्मीरी सैविज़्म का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्ट बना-बना के फ़ेमस करवाया है। ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मॉडर्न तांत्रिक पेंटिंग के लिए और इनका जो ख़ास करके संतोष आर्ट जो था, इनका जो पेंटिंग जो था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स दिखते थे, नीट लाइन, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ इस तरह के जो सम्मेलन है वो सब देखा जाता था। ये और भी प्ले, पोएट्री ऐसे भी लिखा करते थे कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर। ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेज़ हैं जो कि जैसे कश्मीरी सैविज़्म ये काफ़ी ज़्यादा पुराना एंशिएंट लैंग्वेज है और कश्मीरी स्क्रिप्ट कॉल्ड शारदा ये भी अब उतना ज़्यादा बोला नहीं जाता, बहुत कम लोग हैं जो इसको जानते हैं। तो ये उस लैंग्वेज को और उस वाले स्क्रिप्ट को फ़ेमस करने में काफ़ी ज़्यादा और या फिर उसको ज़िंदा रखने में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल था। नेक्स्ट बांग्लादेश वॉर जब इंडिया के अंदर हुआ था, जब इंडिया बांग्लादेश जो उसके अंदर लड़ा था और जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था, तो 1972 में लोकसभा के अंदर में शमीम अहमद शमीम ने ये कहा था कि मैडम लीडर हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री बट रेयरली हैज़ एनीवन चेंज्ड द ज्योग्राफी। तो ये जो उनका प्रेज़ था, इसको भी एक पॉज़िटिव प्रेज़ की तरह लेते हैं हमारे राइटर और वो फिर आगे पीर गुलाम हसन शाह के बारे में बताते हैं। पीर गुलाम हसन शाह का ऐसा कहना है वो एक
स्कूल एजुकेटेड कश्मीरी हैं, जो कि शुरू से ही ये इंश्योर करवाए थे अपने एनवायरनमेंट में या फिर अपने आसपास कि कोई भी पाकिस्तान इंस्पायर्ड ऑपरेटिव जो है वो कश्मीर के अंदर फ्री हैंड ना ले सके। तो उनका भी यही कहना था पीर गुलाम हसन का कि इंडिया के अंदर इंडिया के बाकी स्टेट और कश्मीर के साथ अगर अच्छा तालमेल बना के आगे चलने का है, तो कश्मीरी और जो बाकी के इंडियन लोग हैं, उन दोनों के बीच में जो इमोशनल इंटीग्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है फ़िलहाल जब हम लोग रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कश्मीर का कर दें और वहाँ पे फेयर इलेक्शन जो है वो करवाना हम लोग शुरू कर दें। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। तो इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप देखिए कि प्रीलिम्स से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, आप देखिए। द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दीनानाथ नदीम वाज he interpreted ancient text and restored the self confidence of Indians. He was also an authority of Kashmiri Saivism and was one of the very few people who could read and write the ancient and almost extinct text. Nadim was Nadim also wrote operas in like Vitasta. He wrote the first opera to be published in Kashmiri. तो इसमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट राइट है? तो इसमें देखिए कि जो सेकंड और थर्ड है वही राइट है, जो थर्ड और फोर्थ है वही राइट है, जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है और जो फर्स्ट वाला है वो गलत है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो उनके लिए है जो संतोष जो आर्ट बनाते थे उनके बारे में ये था, जो शारदा टेक्स्ट जो देखते थे और पुराना जो बहुत सारा एक्सटेंड करीब करीब या फिर जो बहुत कम बोला जाता है लैंग्वेज बोलते थे। तो ऐसे और भी आर्ट क्वेश्चंस आप gkmonk.com के डेली क्विज सेक्शन में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, रिजेक्शन ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला। देखिए आपको पता ही है कि पिछले साल जब एनईपी का जो ड्राफ्ट बिल तैयार होते जा रहा था, तो ये चीज़ बहुत बार आर्टिकल आया था। मतलब द हिंदू तो हर वीक ही एक दो आर्टिकल निकालता था कि क्यों एनईपी के अंदर में या फिर जो पूरे देश में नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं होना चाहिए, ताकि नहीं तो फिर इससे क्या होगा कि दूसरे जो क्लासिकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं उसके नीचे दब कर मर जाएंगे। तो अब जब एनईपी आया है तो इसके अंदर साफ साफ ये लिखा गया है कि किसी भी स्टेट के अंदर में कोई भी स्टेट ऐसे बाध्य नहीं होगा कि वो इसी सब लैंग्वेज को चलाए। वो वहाँ का मदर टंग चला सकता है स्टैंडर्ड 5 तक, उसके अलावा उसको जो भाषा चाहे वो उसके अंदर वो चला सकता है। तो इसके ऊपर अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं सिंस 1937, लेकिन उसके बाद भी हिंदी नहीं बन पाया है राष्ट्रीय लैंग्वेज, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में जो है कि हिंदी पढ़ाया जाता है लेकिन सारे स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, जैसे वो यहाँ तक कि नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ पे स्टैंडर्ड 6 के बाद जो है कि फ्री एजुकेशन होता है, रहना सहना खाना सब कुछ होता है फ्री बच्चों के लिए, तो उनको भी वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं होने दिया गया है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनका जो एक धारणा रहा है कि हिंदी के विरुद्ध हो रहे हैं, वो चीज़ दर्शाता है। अब इसके ऊपर राइटर कहते हैं कि देखिए उनका हिंदी हिंदी विरुद्ध वो लोग नहीं है, वो ऐसा है कि वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज को, मदर टंग को प्रमोट करते ही हैं। इंग्लिश को इसलिए प्रमोट करते हैं कि, और इंग्लिश को प्रमोट किए हैं तो जिसी वजह से देखिए कि वहाँ पे जो अभी बैंगलोर तेलंगाना जो जगह है या बैंगलोर है, फिर वो सब जगह पे हैदराबाद है, वो सब पे इतना ज़्यादा आईटी का वास्टनेस हो पा रहा है हर एक, क्योंकि आईटी और कंप्यूटर्स में ज़्यादातर जो है इंग्लिश में जो ठीक-ठाक रहता है उसको ही समझ में आता है ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि सारे लैंग्वेजेस कोडिंग वो सब काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसमें लिए फ्रेंडली हो जाता है उसके लिए सीखना आगे करना काम। तो इसमें वो लोग काफ़ी बढ़िया हेल्प हो रहा है, और बाहर देश में भी इंडिया के जो है वो ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी के प्रति जो है कि वो काउंटर अग्रेसिव हैं।
बिकॉज़ आप देखिए अगर हम होते तो वहाँ पे इतने सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं साउथ इंडिया में, वो लोग तो हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, तो अभी 5 डिकेड में हो सकता है उनका भी नंबर कम हो जाता है, लेकिन नहीं, उनका नंबर कम नहीं हुआ है। वो वैसे के वैसे ही है, हो सकता है अभी जो सीबीएसई जो नंबर और बढ़ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि हम लोग उसके तो बिल्कुल विपरीत नहीं है। इसके अलावा 102 ईयर ओल्ड दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो चेन्नई बेस है, उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट सभा हुआ था सैनिटरी ईयर के टाइम पे, तो उसमें तमिलनाडु के अंदर में करीब-करीब 73% ऑफ एक्टिव हिंदी प्रचारक वो आए थे और उन्होंने हिंदी का प्रचार किया था, तो उसके ऊपर भी कोई हमें आपत्ति नहीं थी। तो आप अगर ये कहो कि हम उसके विरुद्ध हैं, तो ये चीज़ गलत है। आउट ऑफ नेसेसिटी बहुत सारे स्टेट जो हैं वो हिंदी कन्वर्सेशन को एंगेज करके और अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं बिकॉज़ वो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो आते हैं, उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और लेबल फैक्ट्री के अंदर में भी, सैलॉन्स में भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है ये लैंग्वेज। जिस वजह से वहाँ पे थोड़ा-सा उनको छूट भी दिया गया है और बहुत सारे स्टेट समझते हैं कि ये ज़रूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि जो फेडरलिज़्म का मेन नेचर है, वो ये है कि डाइवर्सिटी डिमांड करता है कि कोई सा भी रीजनल लैंग्वेज एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी ना हो जाए। मतलब एक कोई इतना भी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो जाए कि दूसरा जो बाकी के लैंग्वेजेज़ हैं, वो उसके नीचे आके दब के मर जाए। जिस वजह से ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, जो कि कंपल्सरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा व्हाट डज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रोटेक्ट, इसके अंदर है। तो ये देखिए जैसे कि 1990s में जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हुआ था, तो उस टाइम पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और भी बहुत सारे जो मस्जिद है, जैसे कि मथुरा का एक मस्जिद है, फिर आपका वाराणसी में एक ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी में था। ऐसे ही मिलाकर करीब-करीब 3000 मॉस्क पूरे इंडिया भर में क्लेम किए गए थे कि इनको हटाना होगा क्योंकि ये पहले मंदिर या फिर कुछ और धार्मिक स्थल को तोड़ करके इनको बनाया गया था पहले के रूलर्स के द्वारा। तो इस टाइम पे पूरे देश भर में जो एक धार्मिक एजिटेशन का माहौल बनने लग गया था, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सितंबर 1991 में एक लॉ लेकर के आएँ और इस वाले स्टेटस को फ्रीज़ करें, ताकि अलग-अलग जगह पे जो मस्जिद है उसको गिराना शुरू ना कर दें लोग। तो उस समय 1991 में एक लॉ आया, जिसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि देखिए 15 अगस्त 1947 तक जिस जगह पे जो चीज़ स्टेटस था, जिस भी धार्मिक स्थल पे जो भी स्टेटस था, वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद अगर कुछ चेंजेज़ हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कहा जाता है कि राम जन्मभूमि में मतलब उसके बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में वहाँ पे जो भी चीज़ प्रोसीडिंग्स हुई, वहाँ पे हुई और फिर बाद में आगे चल के 1991 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ और अब जो है आज वहाँ पे शिलान्यास किया जा रहा है। तो कहीं पे भी अगर ये इस प्रकार का अगर वर्शिप पहले होता था, तो उसके क्लेम के ऊपर में आप आज वहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर का क्लेम नहीं लगा सकते हो और इसके ऊपर ही इसी वजह से ये लेजिस्लेशन लाया गया था। उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे एसबी चवन, उनका ऐसा लोकसभा में बयान था कि इस बिल के माध्यम से हम चाहते हैं कि पुराने जो हमारे ग्लोरियस ट्रेडिशन लव, पीस और हार्मोनी रहा है देश में, उसको हम वापस लेकर के आएँ। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हमारा देश इंडिपेंडेंस के पहले बहुत ही सीवियर स्ट्रेन में रहा जहाँ पे हार्मोनी हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा हनन हुआ था। अब हम जो हमें मिल गया है इंडिपेंडेंस, अब हमारे हाथ में सत्ता है, तो अब हम ऐसा कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके लॉज़ और बिल बन ला करके हमारा जो पुराना ट्रेडिशन ऑफ कम्युनल एम्यूनिटी और गुडविल है, उसको हम वापस ले करके आ पाएँ। तो इसके मेन फीचर्स क्या थे? मेन फीचर्स ये थे कि देखिए अब से 2000 मतलब अगस्त 1947 से पहले जो कैरेक्टर था, रिलीजियस कैरेक्टर, मान लीजिए वहाँ पे मस्जिद था और वहाँ पे अल्लाह का वर्शिप होता था, तो वहाँ पे अल्लाह का ही वर्शिप होगा, वहाँ पे भगवान अब नहीं जाएँगे या फिर वहाँ पे जीसस का चर्च नहीं बनेगा। तो ये जो रिलीजियस कैरेक्टर जो था उस प्लेस का, वो वही इंश्राइन्ड रहेगा जो 1947 से पहले था। अब उस समय से पहले का जितना भी केसेस है और उसमें ये चीज़ अगर डिफाइंड है कि भाई 1947 से पहले तक ये चीज़ यहाँ पे होता था पूजा, तो वो केसेस को अब अबेट किया जाएगा, अब मतलब उसको रिमूव किया जाएगा और उसके बाद में जितने केसेस आ रखे हैं 1947 के बाद में जो केसेस आया है,
वो सब के ऊपर अब फ्रेश प्रोसीडिंग्स चलेगी इन सब मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए। इसी वजह से जो राम जन्मभूमि है बिकॉज़ इसका जो है कि काफ़ी पहले से इसके ऊपर केसेस प्रोलॉन्ग थे और जिस वजह से इसको इस मुद्दे से अलग रखा गया। हालाँकि ये जो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो था वो दिसंबर 1991 के टाइम पे हुआ और ये जो लॉ है वो करीब-करीब सितंबर में ड्राफ्ट होना शुरू हुआ था, अक्टूबर 1991 तक ये आ चुका था। तो इस वजह से आप देखिए इसके अलावा जो एक फीचर और था वो था कि जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनको भी जो है बिकॉज़ ऑफ जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत इनको भी इस वाले एम्बिट से अलग रखा जाएगा कि उस वो अगर मान लीजिए अगर ताजमहल किसी मंदिर के ऊपर बना हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ताजमहल को आप गिरा करके और मंदिर बनाओगे, उसके खिलाफ पिटीशन लेकर के आओ, वो भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो तो अब प्रेज़ेंट क्या सिनेरियो है, ज्ञानव्यापी जो सबसे ज़्यादा जो उसमें 3000 मॉस्क और वो सब जो साइट्स थे उसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो था ईदगाह और ज्ञानव्यापी। ईदगाह जो है वो आपका शाही ईदगाह आपका कृष्णा टेम्पल इन मथुरा है जिसमें जो लैंड है वो कहा जाता है कि कृष्णा टेम्पल जन्मभूमि स्थान है, सिमिलर टू दिस रामलला जन्मभूमि स्थल। और जो कृष्णा टेम्पल है मथुरा में और जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो है आपका वो बिलॉन्ग करता है आपका शाही ईदगाह के हाथ में। और ठीक उसी तरह जैसे कि अभी वाराणसी के अंदर में जो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहाँ पे भी अभी भी फ़िलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अभी जारी है और वो उसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है लास्ट आर्टिकल है हमारा उसमें देखिए गांधी जी जो बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसमें बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। तो हालाँकि उस टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसे बहुत कम लीडर थे जो कि ग्लोबल लेवल पे उनका बात को लोग तवज्जो देते थे और उनका ऐसा हैसियत था कि वो ग्लोबल टॉपिक्स पे बोल पाएँ। एजुकेशन भी उतने ज़्यादा वर्ल्ड वाइड नहीं था उस समय, बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ में भी एजुकेशन जो थी वो बहुत कम थी। तो इस पे बहुत दिन तक कुछ जब जवाब नहीं आया तो लंदन टाइम्स ऑफ लंदन जो है उसने ऐसा छाप दिया अपने तरफ से यूनिलैटरली कि गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब वो इस चीज़ को समर्थन करते हैं कि सही हुआ कि एटॉमिक बॉम्ब गिर गया। तो उस पे गांधी जी ने ऐसा स्टेट किया यूएस के कॉरेस्पॉन्डेंट को उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने कुछ भी इसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहा है। और इस टाइम पे जितना मैं ज़्यादा इसके ऊपर सोचता हूँ, मैं उतना ये सोचता हूँ कि इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए और बोले बिना अगर मैं कुछ कर सकूँ, तो वो कर पाऊँ, ये ज़्यादा मैं सोचता हूँ। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि देखिए कि वो मिस्टिफाइंग जो साइलेंस था, वो क्यों था और उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इसके मैनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला कि ये टैक्टिकल साइलेंस होगा। हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहे होंगे कि वो वेट कर रहे हों कि इवेंट्स कैसे अभी और ज़्यादा मैच्योर होते हैं, कैसे वो आगे चल के रूल आउट होते हैं, उसको मैं देख कर के उसके बाद ही कुछ एक्ट करूँ। या फिर हम ये समझें कि ये एटॉमिक बॉम्ब जो वहाँ पे गिराया गया था वो एक एनालॉगस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था कि हम उसके ऊपर नहीं बोलेंगे यही हमारा एक प्रोटेस्ट है। अब देखिए क्या कंक्लूज़न निकाला जा सके अब उन्होंने इस चीज़ को पूरा फुल्ली डिफाइन तो किया नहीं तो इसके ऊपर हम लोग कुछ भी कंक्लूज़न निकाल करके इसके बारे में अटकलें लगा सकते हैं लेकिन कोई सा भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं हो सकता है। बिकॉज़ गांधी जी जो थे वो उनका जो कोई भी बात वो करते थे या फिर कुछ भी अगर बात वो कहते थे तो उसका एक मतलब नहीं होता था। उसका उसको आप यूनिवर्सलाइज़ नहीं कर सकते हो कि इसका यही मतलब है और वो यही चीज़ के ऊपर लागू होगा, इसी बात के ऊपर लागू होगा। उसकी उनके जो मोरल्स हैं वो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे डोमेन में आप उस चीज़ को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है उसका ये भी मतलब होगा कि जैसे थियोलॉजिकल साइलेंस के लिए उन्होंने वो चीज़ को उसके ऊपर कुछ बोलना सही नहीं समझा होगा। थियोलॉजिकल साइलेंस मतलब कि जब इंसान जो है वो अपने अंदर में मंथन करता है और वो नेचर ऑफ गॉड या फिर रिलीजियस बिलीफ की वजह से जो है कि एक ध्यान लगाता है या फिर वो
कह सकते हो माइंडफुलनेस जो है कि मेडिटेशन करता है, तो ना ही माइंडफुलनेस का उनका फॉर्म था ये और ना ही थियोलॉजिकल साइलेंस का उनका फॉर्म था, ऐसा राइटर कहते हैं। तो आखिर वो बात था क्या? तो बात ये है कि जैसे अगर उनके लिए अगर हम देखें कि 1935 में जो वो कांग्रेस भी जब वो लीव किए थे तो उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं I am leaving this Congress to impose silence so he could explore the yet hidden possibility of non-violence. तो उनके लिए नॉन वायलेंस और मौन का मतलब बिल्कुल अलग था। फॉर गांधी जी अहिंसा एंड मौन वेर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड इन द फ्रेमवर्क। मतलब जहाँ पे नॉन वायलेंस वाज लाइक कैरिंग आउट प्रैक्टिसेस एंड एक्शंस दैट इंटेल सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। अगर कोई खुद के अंदर में मौन करता है, अगर वो अपने अंदर मौन स्थापित करता है और तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलचाल करना बंद कर दे, वो बोलना ही बंद कर दे, उसका मतलब ये नहीं। गांधी जी भी ये चीज़ नहीं करते थे। वो अपने रेगुलर दिनचर्या वो डेली करते थे, आश्रम के लोगों के साथ इधर-उधर जो भी काम था, स्पेसिफिक काम करते थे। लेकिन वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस थे, वो नहीं वो करना छोड़ चुके थे, जिसके वजह से वो उस एक्शन के माध्यम से वो जो वो एक्शन करना छोड़ दिए, तो उस एक्शन के माध्यम से वो दिखा रहे हैं कि मैं मौन हूँ और मैं इसको अब नहीं केयर करता कि इसमें अब और क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और यही मेरा एक तरह का प्रोटेस्ट है। तो ये उनका उनके तरफ से साइलेंस और मौन के बीच में डिफरेंस था। अब ये राइटर भी कहते हैं कि इस तरह का अगर आप कोई अपने अंदर में एक डिसिप्लिन लेकर के आते हैं, जैसे कि गांधी जी अपने लाइफ में एक काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ वो अपने आश्रम में दिनचर्या अपना जीते थे, तो उससे क्या होगा कि एक अलग लेवल का जो है कि मैच्योरिटी आपके अंदर आती है और यू हैव टू फाइट योर ओन डेमन्स। मतलब आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर के आना होगा, खुद से लेकर, ये इतना आसान नहीं है। गांधी जी भी जो थे रोल ऑफ मौन इन अहिंसा, तो अहिंसा जो फॉलो करते थे उसमें वो ऐसा मानना था उनका कि जितना भी जो वायलेंस है उसके वजह से किसी की आत्मा नहीं मर सकती है। आप उस आदमी को मार सकते हो लेकिन वो जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी जिंदा रहेगी। आप एटम बॉम्ब डाल करके विक्टोरियस जो है वो खुद ही डिफीट हो जाता है इस बात पे कि उसने इस वॉर को जीतने के लिए इंसानियत को मार दिया। और वो उन लोगों को भी मारा, मतलब अगर वॉर बॉर्डर पे होता है तो वो वही लोग वहाँ पे लड़ने आते हैं और उनको मारना कहीं न कहीं ठीक है, जो खुद से अपनी मर्ज़ी से वो बॉर्डर पे लड़ने आए हैं। लेकिन जो सिटी में बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो लोग हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है इस वॉर से, ना पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से, उनको भी अगर आप मार देते हो तो ये कहीं न कहीं आपकी हार है। भले ये वॉर ख़त्म हो गया हो लेकिन ये हार जो है वो एक बहुत बड़ा अलग लेवल का हार है। ऐसा राइटर कहते हैं कि ऐसा मतलब निकाला जा सकता है उसका। तो इसके वजह से आप देखिए कि सिर्फ़ महात्मा गांधी नहीं, बाकी के जो वर्ल्ड में और दूसरे भी बहुत सारे कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे कि मार्गरेट ब्रोक व्हाइट, जो कि जनवरी 30 1948 में उनके असैसिनेशन से पहले उन्होंने ऐसा साफ किया था कि वो भी अब अहिंसा और प्रैक्टिसेस ऑफ मौना जो है वो अब कहीं न कहीं उस चीज़ को फ़ॉलो करने लग गए हैं। तो बाकी के वो अलग उनका अलग तरीका था, इसका हल्का-फुल्का उनका वे मैच करता था गांधी जी से, लेकिन वो भी अलग तरीके का था। तो इसी पे लास्ट में एंडिंग कंक्लूज़न में ये कहते हैं राइटर कि Gandhiji's silence after calamity suggests that how he transformed a spectacular tragedy into a spiritual action। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी जो वायलेंट एक्शन है उसका आप वायलेंटली ही आप उसका जवाब दो या फिर उसके बारे में कुछ और, जैसे आज नेशन वांट्स टू नो वाले शो में होता रहता है, वो सब करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एक्शन के थ्रू भी बहुत कुछ दुनिया को जता सकते हैं। तो ये जीएस पेपर 4 के लिए रेलेवेंट हो गया। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।